नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। आपके सामने जो शख्सियत विराजमान है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अभी हाल ही में आरपीसी द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा परिणाम जारी किया गया, उसमें इतिहास विषय में आपने प्रथम रैंक हासिल की है। आप बाड़मेर जिले के धनाऊ के सिरावाड़ा गांव से बिलोंग करते हैं और इससे पहले आपका चयन पीजीटी दिल्ली में हो रखा है, वहाँ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन इनका चयन हो रखा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो ये मुकाम पाया है इसके लिए इन्होंने क्या क्या प्रयास किए और क्या क्या चीज़ें पढ़ी, और जो भी तैयारी करने वाले हैं, चाहे प्रथम श्रेणी व्याख्याता की कोई तैयारी करने वाला हो या सहायक आचार्य की तैयारी करे या अन्य भर्तियों में भी तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और गौरव का पल है हम सबके लिए भी। तो आपको सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबसे पहले आप हमें साझा करें कि आपकी जो तैयारी की रणनीति थी, आपने जो ये पहला मुकाम पाया है इतिहास विषय में सहायक आचार्य परीक्षा में, इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपने तैयारी किस तरीके से की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं इस भर्ती परीक्षा के लिए पिछले 2-3 साल से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन असल तैयारी मैंने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू की। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सॉल्व करने होते हैं, उनमें 4 से 5 महीने की अच्छी प्रिपरेशन आपको सफलता दिला सकती है। और मैंने इसके लिए 4 से 5 महीने 10 से 12 घंटे खुद की रणनीति बनाकर तैयारी की और 10 से 12 घंटे की लगातार मेहनत कंटिन्यू यदि आप करते हैं तो ऐसे एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आगे आप ये बताने का प्रयास करें, वैसे इतिहास विषय में देखा जाता है कि लोग तैयारियां तो वैसे करते ही हैं, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि इतिहास विषय में क्या क्या स्कोप है। एक विद्यार्थी जिसने 12th कर लिए या जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद में वो इतिहास विषय में अपना करियर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या क्या स्कोप है। इतिहास विषय में आप यदि 12th पास करते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन में आप एक सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, उसमें से एक रखते हैं और आपको यदि इंटरेस्ट इतिहास विषय में है तो आप एमए ज़रूर करें। मेरी यही सलाह है कि आप कम से कम एमए करने के बाद इतिहास आपको कुछ देगा। यदि आप एमए इतिहास से करते हैं, उसके साथ नेट या जेआरएफ की परीक्षा यूजीसी द्वारा अब वर्तमान में एनटीए द्वारा आयोजित करवाई जाती है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें एक नया स्कोप आपके सामने आ जाता है कि आप यूजीसी अप्रूव्ड जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा भी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी करवाई जाती है, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी आप इतिहास को आपके लिए कंपलसरी होता है, उसमें एक सब्जेक्ट, वो भी स्कोप है। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी स्कूल व्याख्याता और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती रहती है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप इतिहास में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप जेआरएफ निकाल कर किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होकर जेआरएफ जिसमें आपको गवर्नमेंट फेलोशिप देती है और अच्छा रिसर्च करके अपना नाम अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी बताने का श्रम करें कि ये जो जेआरएफ होती है, कई विद्यार्थी इसके बारे में असमंजस की स्थिति में रहते हैं। जेआरएफ के बारे में बताएं कि इसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कितनी और किस तरीके की स्कॉलरशिप मिलती है। यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम आयोजित करवाती है, उसमें यदि अपियर होने वालों का 6% लोगों को नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है और पर्टिकुलर सीट्स नोटिफिकेशन में होती है। यदि 500 सीटें हैं जेआरएफ की और यदि आप टॉप 500 में आ जाते हैं तो आपको जेआरएफ का अवार्ड, जो जेआरएफ लेटर अवार्ड होता है। जेआरएफ अवार्ड लेटर होने के 3 साल के अंदर आप यदि किसी यूनिवर्सिटी में एमफिल या पीएचडी के लिए या रिसर्च के लिए एनरोलमेंट ले लेते हैं तो आपको भारत सरकार कम से कम 5 सालों के लिए पर मंथ 40,000 के करीब पैसा देती है। तो इससे आपको एक मेंटली और इकोनॉमिकली
स्टेबिलिटी मिल जाती है और आप अच्छे से रिसर्च या दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने गोल के प्रति डेडिकेशन होकर तैयारी कर पाते हैं। जी। अच्छा, ये बताने का श्रम करें कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उसे क्या पढ़ना चाहिए और कितने घंटे स्टडी करना आवश्यक है और किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए? तो उसे बताने का श्रम करें। मुझे लगता है कि खुद की रणनीति सबसे कारगर और सबसे बेहतर होती है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी और जो जिसने सफलता प्राप्त की है केवल उसी को फॉलो करेंगे तो आपके लिए हो सकता है कि वो रणनीति कारगर साबित ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि खुद की रणनीति बनाएं, किसी को देखकर या किसी से प्रेरणा लेना अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी को देखकर खुद की स्ट्रेटेजी चेंज करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छा सही नहीं है। मैंने खुद की रणनीति बनाई। मैंने नोट्स नहीं बनाए। मैंने नोट्स के बजाय बुक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लगती थी उनको अंडरलाइन करके उसी बुक में जो स्पेस होता है उसमें उस पेज में जो भी काम की चीज़ है मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है तो उसको मैं मेंशन कर देता था और बाद में रिवीजन करने में मुझे आसानी रहती थी। और आप किसी के नोट्स या किसी केवल कोचिंग को बेस बनाकर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग एक एकमात्र आपका स्टेज विकल्प नहीं है। आप कोचिंग यूट्यूब में कई वैल्यूबल कंटेंट अवेलेबल है, आप उसका सहारा ले सकते हैं, लेना भी चाहिए और मैंने भी लिया था, लेकिन केवल आप उसी के भरोसे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जी। अच्छा, तो ये बताएँ कि पढ़ने का जो तरीका होता है, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि आप एक ही विषय को पढ़ें और जब तक आपका जैसे जो मल्टीपल जो विषय होते हैं, कुछ-कुछ कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी हो चाहे द्वितीय श्रेणी शिक्षक हो, उसके अलावा ग्राम सेवक, पटवारी वगैरह जो ये भर्तियाँ होती है, इसमें कई सारे विषय दिए रहते हैं। जैसे आपने जो सहायक आचार्य में आपने जो ये मुकाम पाया है, उसके लिए आपको राजस्थान जीके और इतिहास 2 ही चीज़ें पढ़नी पड़ी, लेकिन कई मल्टीपल विषय भी होते हैं कई परीक्षाओं में। तो वहाँ स्टूडेंट के सामने ये समस्या रहती है कि हम क्या करें, एक विषय को पढ़ें या रोज 4-4, 5-5 सब्जेक्ट को साथ में टाइम देकर के पढ़ें। आपके हिसाब से कारगर तरीका क्या सिद्ध हो सकता है इसमें? मुझे लगता है कि जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप उसी ओरिएंटेड तैयारी भी करें। मुझे लगता है कि जो एग्जाम में पूछा जाए उस पे आप फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें उन मल्टीपल सब्जेक्ट्स को रखने का इंटेंशन ये नहीं होता है कि इन सभी सब्जेक्ट्स का गहरा नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्शन सभी विषयों में प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप यदि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस टाइप के, किस नेचर के, कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाती है, जैसे एनटीए करवा रही है तो एनटीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखें, किस नेचर के क्वेश्चंस है, आरपीएससी है या अधीनस्थ बोर्ड है। कोई भी एजेंसी आपका एग्ज़ाम जो करवा रही है उसके क्वेश्चन पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उससे आप एक आइडिया लगा लें कि इस टाइप की तैयारी मुझे करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बुक पढ़नी है। जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि अच्छी गाइड 1000 से 1500 पेज की होती है। उसमें आप 3 महीने लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो कंप्लीट का एग्ज़ाम तक एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो उस पेज में केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें, हर एक पेज को पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें केवल वही चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें या अंडरलाइन करें या उसमें मेंशन करें कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस पेज में। तो मुझे लगता है कि वो बुक आप न केवल 15-20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे बल्कि रिवीजन करने में भी सुविधा होगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मल्टीपल वालों में आपको विशेषज्ञ सिद्ध नहीं करना होता है, आपको केवल आपका सिलेक्शन देना होता है। तो सिलेक्शन के लिए आपको सारगर्भ जो चीज़ें होती है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और ये ज़रूरी नहीं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ें। आपके लिए आपने बताया कि महत्वपूर्ण यही है, आपका शरीर जिस चीज़ को मानता है, आपका मन जिस चीज़ को मानता है, जिसमें आप अपना बहुत अच्छा दे सकते हो या जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद होती हो, वो स्ट्रेटजी आपके लिए अपनाना बेहतर होता है। अब मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप हमारे विद्यार्थी हैं उनको बताने का कष्ट करें कि इतिहास विषय के अंतर्गत जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी है
उनको उनके लिए उपयोगी किताबें कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि आप मार्केट में किताब खरीदने जाओ तो आपको वहाँ ढेरों सारी किताबें इतिहास की मिल जाती है, उसमें चयन कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि अच्छी किताबें कौन सी है, अच्छा कंटेंट कौन सी किताब में मिलेगा, उसको देखने के बाद दोबारा किसी चीज़ को ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमें कुछ ऐसी किताबें रिकमेंडेड करें विद्यार्थियों को, ताकि वो किसी प्रकार से जो पुस्तकें इतिहास में तैयारी करने वाले हैं वो खरीदने जाए तो उन्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसमें मैं यदि खुद कोई कैंडिडेट जिस बुक से ज़्यादा फेमिलियर है और उसी को पिछले 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप उसको अपनी रणनीति पे बने रहें। लेकिन मैंने जिन जिन बुक्स की सहायता ली, उनमें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उपिंदर सिंह की बुक सबसे अच्छी लगी मुझे। मैंने उसको एक बार पूरा वन लाइन टू लाइन पढ़ा, उसके बाद रिवीजन के लिए अंडरलाइन करके और फिर एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने उसे 2 दिन में ही कंप्लीट कर लिया। तो बुक बड़ी है इसलिए डरे नहीं, बल्कि जो इम्पोर्टेंट है उसके ओरिएंटेड उपिंदर सिंह सबसे अच्छी बुक है, एंशिएंट और पूर्व मध्यकालीन भारत, इन दोनों के लिए। मिडिल इंडियन हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक अच्छी है, और राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक है बी एल गुप्ता और पेमा राम की मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो बुक मुझे अच्छी लगी, मैं उसको बीए से पढ़ रहा हूँ। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने बी.एल. ग्रोवर को एक टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ा, उससे अंडरलाइन करके मैंने रिवीजन किया। और राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा की अच्छी रेफरेंस बुक है, और टेक्स्ट बुक के रूप में आप लक्ष्य की गाइड भी पढ़ सकते हैं, अच्छी है। और क्वेश्चन पेपर मैंने अरिहंत के मिलाए, मैं जेआरएफ मैंने 2017 में पहली बार निकाला था, तब मैंने इसकी सहायता ली थी। मुझे तैयारी का कम समय मिला था तब, 1-1.5 महीने का, तो मुझे क्वेश्चंस मिलाने ही सबसे कारगर रणनीति लगी। उसको मैं अभी तक जब भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो 1 से 2 बार मिलाने का प्रयास करता हूँ। और आर्या की गाइड अच्छी है, उसको आप नोट्स के रूप में खुद के नोट्स बनाने के बजाय आप यदि समय बचाना चाहते हैं तो उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर की बुक अच्छी है, बड़ी बुक है इसलिए डरे नहीं बिल्कुल भी। और जो जिस नेचर के क्वेश्चंस पर्टिकुलर एजेंसी आपसे पूछती है, उसी अकॉर्डिंग यदि जैन एंड माथुर को आप लेंगे तो आप अच्छी बुक साबित हो सकती है। धन्यवाद। अच्छा ये बताएं, अंतिम रूप से मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, हमारे युवाओं के लिए जो तैयारी करने वाले हैं, कई जो विद्यार्थी जिनका चयन 1 बार 2 बार एग्ज़ाम देने से नहीं होता है, वो थोड़े अवसाद में चले जाते हैं, तो थोड़ा बताएं कि वो जो तैयारी करने वाले युवा है उनके लिए आपका क्या संदेश है? आप उन्हें अपने रणभूमि में टिके रहने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, वो थोड़ा बताएं। खुद पर विश्वास बनाए रखें, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा भी स्कूल व्याख्याता 2018 की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, हालांकि बहुत ज़्यादा तैयारी का समय नहीं मिला था, लेकिन मुझे इसलिए अफसोस हुआ कि मैं राजस्थान के जो टॉप 600 कैंडिडेट्स हैं उनमें नहीं हूँ, इसलिए दुख हुआ। तो आप ये नहीं कि एक एग्ज़ाम में आप सफल नहीं होते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम में भी डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो आपके लिए कारगर भी कभी कभी किसी एग्ज़ाम में फेल होना भी आपका पॉजिटिव पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। उसी से प्रेरणा लेके और उस एग्ज़ाम में क्या आपकी रणनीति, कौन सी रणनीति आपने बनाई थी और क्यों फेल हो गई, उससे आपको एक प्रेरणा मिलती है और नई रणनीति के साथ तैयारी करने का अवसर भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे अच्छा संदेश युवाओं के लिए है, युवा साथियों के लिए। और फोकस स्ट्रेटेजी अपनाएं, डाइवर्ट ना हो, एग्ज़ाम 1-2 बार पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, या फिर अफवाहों पर ध्यान देकर अपनी रणनीति बिल्कुल भी चेंज ना करें। अपने खुद पर विश्वास बनाए रखें कि मैं मेहनत में कर रहा हूँ और इसमें ज़रूर सफल होऊंगा, तो आप ज़रूर सफल होंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक बार पुनः आपको आपके इस चयन के लिए, आपकी इस स्वर्णिम उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।